नमस्कार। ग्लोबल ट्रेड में हो रही है उठापटक। यूएस टैरिफ वॉर के क्या मायने हैं? भारत की प्रक्रिया को कैसे देखना चाहिए? इन सब के बीच तेजी से बदल रहा है वर्ल्ड ऑर्डर। हम आखिर किस ओर बढ़ रहे हैं? अनिश्चितताओं के बीच एक्सपोर्ट स्पेस में कैसे कदम बढ़ाने होंगे? तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी, वाइस चांसलर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड IIFT। साथ ही मौजूद हैं अनिल भारद्वाज, सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस फिस्मे। आप दोनों का शुक्रिया। शुरुआत करते हैं प्रोफेसर जोशी के साथ। प्रोफेसर जोशी, ये दौर अनिश्चित और चुनौतीपूर्ण है। भारत के एक पुराने स्ट्रेटेजिक और ट्रेड पार्टनर ने टैरिफ वॉर छेड़ दी है एंड ट्रंप इज गोइंग ऑल आउट। टैरिफ को बढ़ाकर 50% करने को भारत अनफेयर मानता है और मैसेज क्लियर दे दिया गया है कि राष्ट्रीय हित सुप्रीम है। तेजी से बदलते घटनाक्रम पर आपका ओपनिंग कमेंट। पूरा विश्व इस समय एक आर्थिक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। ये एक अनप्रेसिडेंटेड अभूतपूर्व इकोनॉमिक दौर है। जो बेसिक इकोनॉमिक्स की फ्री ट्रेड थ्योरीज हैं उसके अंदर हमेशा से ये माना जाता रहा है कि देशों को अगर आप खोलोगे और टैरिफ कम लगाओगे और आवाजाही गुड्स की आसानी से रहेगी तो आपकी अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। तो थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज है, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज है, थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। तो वो सब यही कहते थे कि भाई आप करें, और उसी के आधार पर ग्लोबलाइजेशन हुआ जिससे एक इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन दुनिया में बनी और एक प्रोडक्ट जो है वो अनेक देशों के अंदर बनने लगा, उसके पार्ट्स बनने लगे और उससे एमएसएमई को बहुत फायदा हुआ, क्योंकि एमएसएमई मे नॉट बी ए प्रोड्यूसर बट ग्लोबली ये एमएसएमई का प्रोडक्ट आने जाने लगा और उसमें फायदा हुआ। लेकिन अब ये डोनाल्ड ट्रंप जी की जो नीति है उसके अंदर उन्होंने सबसे पहले अप्रैल 2 को, जिसको उन्होंने लिबरेशन डे कहा, उसमें उन्होंने अनेक देशों पे अनेक टैरिफ लगाए, अलग अलग टैरिफ लगाए। प्रोफेसर जोशी, जहां तक चाइना की बात है, यूएस ने एक समय टैरिफ को 145% तक बढ़ा दिया था, जिसके बाद नेगोशिएशंस चल रही हैं। जहां तक भारत के साथ 25% के अतिरिक्त टैरिफ की बात है, वो 27 अगस्त से लागू होगा। ऐसे में आपकी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट BTA से कैसी उम्मीदें हैं? नेगोशिएटर्स की कई राउंड्स की बैठक हो चुकी है। हमारे नेगोशिएशन कभी भी पॉलिटिकल या जियोपॉलिटिकल चीजों को इंक्लूड करने की जगह हम बिल्कुल डेटा के ऊपर जाते हैं, डेटा एनालिसिस के ऊपर जाते हैं और वही एक ट्रेड नेगोशिएशन होता है। सारे देश इसी तरह से नेगोशिएशन करते हैं। तो ये थोड़ी अनप्रेसिडेंटेड सी जो स्थिति आ गई है जिसके अंदर जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी बीच में आ गए हैं। जहां तक BTA का सवाल है, हम बिल्कुल नेगोशिएट कर रहे हैं, भारत नेगोशिएट कर रहा है, भारत का अपना स्टैंड है। नेगोशिएशन में क्या चल रहा है ये हमको पता नहीं है। और खाली ये चीज है कि इनस्टेबिलिटी के इस दौर के अंदर हमको अब एक ये न्यू नॉर्मल हो गया है कि हमको सीखना पड़ेगा कि व्यापार कैसे करना है। ये टैरिफ अच्छा, क्योंकि आज जो टैरिफ है वो हो सकता है कल ना रहे, क्योंकि फिर चेंज हो रहा है। तो बाजार की रियलिटीज बदलेंगी। तो भारत को करना ये है कि इस बदलती हुई स्थिति के अंदर, इस बदलाव के अंदर अपने आप को कैसे कॉम्पिटिटिव रखना है जिससे हमारा निर्यात चलता रहे और एक भारत में स्टेबिलिटी का वातावरण पैदा हो, वो हमको करना है। तो उसके अंदर मेरे ख्याल से दोनों चीजें हैं, एक तो एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटेजी, प्रोडक्शन फॉर एक्सपोर्ट एंड देन नेगोशिएशन बाइलेटरली, और दूसरा नेगोशिएटिंग विद अदर पार्टनर्स एज वेल। अनिल जी, यूएस भारत के लिए एक बड़ा एक्सपोर्ट बना रहा है। मौजूदा डेवलपमेंट्स और भारत के रिस्पॉन्स को आप कैसे रीड कर रहे हैं? देखिए, यूएस ने जो पहले 25% टैरिफ लगाया था, उसके बाद हम लोगों की बातचीत जब MSME एक्सपोर्टर्स से हुई तो उनका मानना था कि ये लगभग इतना ही, चूँकि टैरिफ हमारे कंपीटिंग नेशंस पे भी लगा है तो उतनी समस्या नहीं थी, एक तरह से मैनेजेबल था। लेकिन ये जो 25% का पेनल्टी का टैरिफ लगाया है ट्रंप साहब ने, इसकी वजह से स्थिति बिल्कुल उलट हो गई है। जितने भी हमारे कंपीटिंग नेशंस हैं, चाहे वो वियतनाम है, बांग्लादेश है, वो सब हमसे लगभग आधे टैरिफ पर हैं और इस परिस्थिति में उनके साथ में compete करना यूएस मार्केट में लगभग मुश्किल होगा। चूँकि इसको 27 अगस्त तक उन्होंने रखा है, तो इसका मायने ये भी है कि क्या ये जो पेनल्टी है ये इंडिया के जो नेगोशिएटर्स हैं उन पर दबाव बनाने का एक तरीका है कि ताकि अपनी बातों को मनवाया जा सके
और आप जानते ही हैं कि वो दो चीज़ों में खास तौर पर भारत से एक रियायत चाहते हैं। वो है कि एक तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकें और दूसरा जो डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं उनको कर सकें। लेकिन ये दोनों ही प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो भारत के लिए बहुत ही सेंसिटिव हैं। अनिल जी, यानी ये एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स हैं, पर क्या आप मानते हैं ऐसे माहौल में एक्सपोर्टर्स को और खासकर जो लेबर इंटेंसिव क्षेत्रों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन्हें सपोर्ट की जरूरत है? देखिए, भारत का जो रुख है वो निश्चित रूप से वो लेबर के और या एम्प्लॉयमेंट के जो इश्यूज हैं उनकी कंसर्न को लेकर ही है। देखिए, अमेरिका में एग्रीकल्चर में मुश्किल से 1.8% 9% यानी कि 2% से भी कम आदमी एम्प्लॉयड हैं। लेकिन भारत में तो लगभग 43% आदमी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। तो इसलिए वो सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। और उसी तरह से ये जो सेक्टर्स जिसमें एमएसएमईज एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे टेक्सटाइल्स है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, लेदर है या श्रिम्प है, ये सभी लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं। एक तो जो डाइवर्सिफिकेशन है उसके लिए सपोर्ट हो सकती है मार्केट के लिए। दूसरे जो उनकी करंट कॉस्ट है, जैसे श्रिम्प में ये देख कर कि इसको थोड़ा सा डिटेल में जाने की ज़रूरत होगी कि कौन से कंट्रीज हैं जिनसे हम compete कर रहे हैं और कितना कॉस्ट एडवांटेज डिसएडवांटेज है और कितने एक्सक्लूसिव सपोर्ट की हमें ज़रूरत होगी। पर इसमें कोई दो राय नहीं कि इन सारे सेक्टर्स में जो एमएसएमईज एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएस को, उनके लिए एक विशेष पैकेज सोचना पड़ेगा यदि 27 तारीख तक कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। इससे पहले कि हम प्रोफेसर जोशी का रुख करें, अनिल जी, आप इंटरेस्ट रेट्स पर राय दे सकें। आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट को जस का तस रखा है। अनसर्टन माहौल में आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? इंटरेस्ट रेट काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं इस बात से कि जो इन्फ्लेशन है वो कितना है। तो इन्फ्लेशन अभी काफ़ी कम चल रहा है और पिछली दफ़ा आपको मालूम है कि इंटरेस्ट रेट घटाए भी थे सरकार ने, आरबीआई ने। लेकिन इस दफ़ा जो आरबीआई के सामने जो चुनौती दिखाई दे रही है वो इस टैरिफ की ट्रेड वार को लेके ही है। तो यदि एक्सपोर्ट प्रभावित होता है तो फिर उतना ही फिर फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर इम्पैक्ट आता है और फिर हो सकता है इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी रुपए वर्सेस डॉलर के इफेक्ट होने से इन्फ्लेशन के ऊपर भी इम्पैक्ट हो। तो अभी यानी आरबीआई भी उसको लेकर आश्वस्त नहीं है, परिस्थितियां बहुत फ्लूइड हैं। तो उन्होंने उचित यही समझा कि जैसी स्थिति है फिलहाल वैसी बनाई रखी जाए। प्रोफेसर जोशी, प्रेसिडेंट ट्रंप की अगर स्टेटमेंट्स देखें तो भारत को वो टैरिफ किंग कहने से लेकर ट्रेड बैरियर्स पर सवाल उठा चुके हैं, यहां तक कि डेड इकोनॉमी भी कह चुके हैं। पर आप मानते हैं कि प्रेशर के बावजूद भारत का रुख साफ है कि एग्रीकल्चर और डेयरी दोनों ही काफी सेंसिटिव क्षेत्र हैं, तो हम किस ओर बढ़ रहे हैं? आपकी राय? देखिए, ये जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, नॉर्मली जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है उस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन पॉलिटिकल स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप का हो या किसी दूसरे देश के अंदर हो, दे आर बेसिकली रिटोरिक्स। और ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट कुड बी ए ट्रेड नेगोशिएशन टेक्टिक्स आल्सो, पुट ए प्रेशर ऑन ए कंट्री, थोड़ा हाई प्रेशर डाल के एंड देन यू एग्री ऑन ए लोअर थिंग। तो ये एक टेक्निक्स हैं और डोनाल्ड ट्रंप साहब की टेक्निक सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हाउ टू rattle the country, unsettle the basic estimates। तो उस पे वो काम कर रहे हैं, तो वो उनको करने दीजिए। लेकिन डेयरी का और कृषि का जहां तक संबंध है, भारत के अंदर लगभग 50-55% पॉपुलेशन कृषि पर आधारित है, कृषि पर निर्भर है। हमारे लिए लाइवलीहुड का सवाल है। अमेरिका के अंदर जो है उसके अंदर देखिए 2% से भी कम पॉपुलेशन जो है वो कृषि पे निर्भर है, उनके डेयरी फार्म कुछ लिमिटेड है। हमारे यहाँ कम से कम 8 करोड़ फैमिलीज जो है वो डेयरी पर निर्भर है। आपने देखा हमने जितने भी ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं अभी तक, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, यूके का हो, EFTA हो, हमने एग्रीकल्चर और डेयरी को अलग रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत जैसे देश को नजरअंदाज करना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर इंक्लूडिंग दिस ईयर इटसेल्फ जो ग्लोबल ग्रोथ है वो भारत से आएगी। ग्लोबल ग्रोथ जो है रेट वो 3% है। आप देखा जाए तो अमेरिका की ग्रोथ रेट जो है 1.8-1.9% है, भारत की ग्रोथ रेट 6.4% है। तो भारत जो है वो मेरे ख्याल से एक न केवल बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत ऑलरेडी नॉमिनल वैल्यू में 4th अर्थव्यवस्था हो गई है।
$4.17 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तेजी से बढ़ती हुई, मच फास्टर देन अमेरिका, और इसलिए भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एंड इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भारत के लिए, द होल वर्ल्ड माइनस अमेरिका। ये अब एक नई समीकरण बन रही है। अमेरिका का अगर आप एक्सपोर्ट का देखो तो अमेरिका शेयर इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट इज ओनली 9%। अमेरिका का इंपोर्ट में आप देखो तो ऑलमोस्ट 14% और सो 13-14। सो अभी क्या है कि अमेरिका के बाहर भी 85-86% से ज्यादा का बाजार है, वो सभी देशों के लिए, भारत के लिए नहीं। तो मुझे लगता है कि रणनीति में मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, प्रोडक्ट एडेप्टेशन है ना, एंड आवर एनालाइजिंग द कोर कॉम्पिटेंस इन ईच ऑफ द प्रोडक्ट एंड हैविंग आवर ओन स्ट्रेटेजी, वो मुझे लगता है कि भारत को करना चाहिए, भारत कर भी रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। अनिल जी, एक तरफ जहां यूएस के साथ माहौल चुनौतीपूर्ण है, तो वहीं आप वैकल्पिक बाजारों पर क्या नजरिया रखते हैं? यूएई, ऑस्ट्रेलिया, एफ्टा, यूके के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स का एमएसएमईज कैसे फायदा ले सकते हैं? देखिए, जो 4 बड़े एग्रीमेंट पिछले दिनों हुए, पिछले 1 साल में, उसमें यूएई है, ऑस्ट्रेलिया है, ईएफटीए यानी कि यूरोप के कुछ देश हैं, और यूके है। यूके बहुत ही बड़ा मार्केट है और यूएई भी बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि यूएई जो है वो एक मदर मार्केट की तरह से काम करता है और ट्रेडिंग सेंटर है, और वो लगभग करीब करीब 15-20 देशों के लिए वहाँ से शिपमेंट्स जाती हैं। उसमें सेंट्रल एशिया भी है, उसमें मिडिल ईस्ट के और देश भी हैं, वार टॉर्न सिटीज़ भी हैं। तो कुल मिला के वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एमएसएमईज के लिए 3 बड़े मार्केट रहे हैं। एक मार्केट यूएस है, दूसरा यूरोप है, और तीसरा जापान या ईस्ट एशिया है, जापान और कोरिया वगैरह, पर मेनली जापान। तो इसमें यदि हम इसको लगभग 30% का डिस्ट्रीब्यूशन मानते हैं कि 30% एशिया, 30% यूरोपियन यूनियन और 30% यूएस, ब्रॉड तरीके से समझें, तो यदि एक 20-30% का मार्केट हमारे हाथ से जाता है, या उसका आधा कम से कम, ऐसा लोगों का मानना है, एक्सपर्ट्स का, कि हो सकता है 50% एक्सपोर्ट तक कट हो जाए, तो अब सवाल ये कि ये जो नुकसान हमें यूएस में हुआ, इसकी भरपाई कहाँ से हो सकती है? तो इसकी भरपाई निश्चित यूरोप से हो सकती है, एशिया से हो सकती है, और मिडिल ईस्ट से हो सकती है। लेकिन इन्हीं सभी देशों में हमें पेनिट्रेट करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया एक अनपेनिट्रेटेड मार्केट है, एशिया के भी अभी बहुत सारे देश अनपेनिट्रेटेड है, हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते हैं वहाँ पर। इंडोनेशिया नहीं करते हैं, थाईलैंड नहीं करते हैं, बहुत सारे सामान का एक्सपोर्ट वहाँ पर हो सकता है। मुझे लगता है कि डाइवर्सिफिकेशन के जो एफर्ट्स हैं, उनको करने के लिए एमएसएमईज को थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत होगी। उसमें ट्रेड फेयर पार्टिसिपेशन है, और वहाँ की मार्केट विजिट है। रिस्क लेने के लिए, थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट को बढ़ाने के लिए हो सकता है कि आप जो ईसीजीसी के कवर्स हैं उनको थोड़ा और बोल्ड बनाएं, एक्सेसिबल बनाएं। आइडिया ये है कि इन नई मार्केट को एक्सप्लोर करने में जो एफर्ट्स खर्च होगा, जो पैसा लगेगा, उसका एक बड़ा हिस्सा यदि सरकार से आए, तो मुझे बहुत उम्मीद है कि हम और नए मार्केट इसमें तलाश सकेंगे, और ये जो एक चुनौती है, इसको हम एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रोफेसर जोशी, अनिल जी ने अभी एमएसएमईज को मार्केट डाइवर्सिफिकेशन पर सपोर्ट की बात रखी है। आप नए मौकों को, खासकर यूके में अवसरों को कैसे रीड करते हैं? अभी आप देखिए यूके का जो एग्रीमेंट हुआ, आई थिंक इट्स ए लैंडमार्क एग्रीमेंट, एंड दिस यूके एग्रीमेंट सेट्स हाउ द एग्रीमेंट्स आर टू बी डन। उसके अंदर दोनों देशों ने एक दूसरे की सेंसिटिविटीज का ध्यान रखा। हमारे 99% प्रोडक्ट्स को ड्यूटी फ्री एंट्री यूके के बाजार में मिलेगी, और उनके 90% प्रोडक्ट्स को हमारे बाजार में ड्यूटी फ्री एंट्री मिलेगी। सेंसिटिव इश्यूज को इससे अलग रखा गया है। चैलेंजेस के बावजूद और सारे हेडविंड्स के बावजूद आईएमएफ ने भारत की ग्रोथ रेट 2025 के 4th क्वार्टर में 6.4% का एस्टीमेट फोरकास्ट किया है, जबकि अमेरिका उन्होंने 1.7-1.8 का फोरकास्ट किया है। तो भारत निश्चित रूप से इसमें विक्टोरियस रहेगा, और अमेरिका को एक्सपोर्ट अमेरिका हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है। हमारी तरफ से 18.5-19% का उनका बाजार का शेयर है हमारे एक्सपोर्ट में, लेकिन फिर भी हमारे जीडीपी में अमेरिका एक्सपोर्ट का 2% का शेयर है, तो वो एक देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि, और इस पूरे से, ये टैरिफ से कुछ चीजें इसमें एग्जेम्प्टेड है, 40 से 60% के बीच में हमारा ट्रेड प्रभावित होगा इसमें। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं,
और वार्ता की संभावनाएं और वार्ताएं चलती रहेंगी, स्थिति चेंज होती रहेंगी, हमारी एक्सपोर्ट की रणनीति बदलती रहेगी और एमएसएमई को भी अपनी टेक्नोलॉजी को लिवरेज करके, अपनी इंफॉर्मेशन को लिवरेज करके अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाते रहना है। एसएमई एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त ब्रेक का है। ब्रेक के बाद मार्केट एक्सेस के बीच बात होगी विश्व में बढ़ते प्रोटेक्शनिज्म की, साथ ही फोकस करेंगे एमएसएमई की स्ट्रैटेजीज पर। हम जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। आज बात ग्लोबल ट्रेड के तेजी से बदलते डायनेमिक्स की। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी और अनिल भारद्वाज जी। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अनिल जी, यूएस के मोर्चे पर तो चुनौतियां हैं, लेकिन देखा जाए तो वैसे भी विश्व में आजकल प्रोटेक्शनिज्म का ट्रेंड बढ़ रहा है। इसको आप कैसे एनालाइज करते हैं? हमने एफटीए कर लिया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, हमारा माल थ्योरेटिकली वहाँ पर जीरो रेट पे जा सकता है, पर यदि जो वहाँ के नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं या स्टैंडर्ड्स हैं उनको भारत के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कंप्लाई नहीं कर पाते, कंफर्म नहीं कर पाते, तो हम ये जो हमें मार्केट एक्सेस मिला ये थ्योरी में ही रह जाएगा, ये रियलाइज़ नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, नॉन टैरिफ मेजर्स हैं, वो स्टैंडर्ड्स के रूप में है या और कंप्लायंसेस के रूप में है, उनको हम समझें। मतलब एफटीए होना एक पहला स्टेप है। एफटीए होने से मार्केट नहीं खुल जाएगी। उस मार्केट को एक्सेस करने के लिए, रियलाइज करने के लिए अभी कई कदम उठाने की ज़रूरत है। एफटीए ही एक वो नहीं है, उसके बाद हमें जो प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स लिए जा रहे हैं और जगह पर, उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। उसमें अधिकतर स्टैंडर्ड्स से रिलेटेड है, तो उन स्टैंडर्ड्स को ये देखना पड़ेगा क्या उस तरह की टेस्टिंग लैब्स हमारे यहाँ हैं, और यदि वो टेस्टिंग लैब्स हैं तो क्या उनका टेस्ट सर्टिफिकेट वहाँ जहाँ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस मार्केट में एक्सेप्टेबल है क्या। नहीं तो हमें भारत के जो ऑफिशियल्स हैं उनको टेकअप करना होगा सही जगह पर, और ताकि जो दोनों लैब्स के बीच में एमआरएस हो सके, म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट हो सके। अनिल जी, देखा जाए तो टैरिफ की पूरी कवायद का मकसद ट्रेड डेफिसिट को घटाना और यूएस में मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना है, पर क्या इस नीति से यह संभव हो पाएगा? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए कई फैक्टर्स होते हैं, फिर चाहे बात इंफ्रा, कैपेसिटी, लॉजिस्टिक्स, वर्कफोर्स या स्किल्स की हो। इस पर आपका क्या आंकलन है? ये बहुत ही शॉर्ट टर्म पॉलिसी मुझे लगता है। इसका मीडियम और लॉन्ग टर्म में कोई बेनिफिट अमेरिका को नहीं होने वाला है, बल्कि उनकी इकोनॉमी के ऊपर इन्फ्लेशन बढ़ेगा और महंगाई बढ़ेगी। और ये सिर्फ टैरिफ लगाने से यदि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सकती तो सारे देश जो हैं दुनिया के वो सभी मैन्युफैक्चरिंग बेस बन जाते। इतना आसान नहीं है। हो सकता है कि इस जो प्रयास वो कर रहे हैं इसकी वजह से जो बहुत हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग है उसका कुछ हिस्सा वहाँ पर होने लगे, पर भारत जैसे देशों से, खास तौर पर एशिया से जिस तरह का सामान यूएस में जाता है उसमें एक भी सामान मुझे ऐसा नहीं लगता कि जिसको यूएस में आप सस्ते में बना सकते हैं। वो दोगुने तिगनी कॉस्ट करेगा और अल्टीमेटली जो कंज्यूमर है वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट में भी नहीं है और कंज्यूमर उसके दूसरे रास्ते निकालेगा कि उस सामान को सस्ता लेने के लिए। तो ये पॉलिसी बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है और ना ये मीडियम और लॉन्ग टर्म में यूएस के कोई फायदे की होने वाली है। आइए अब फाइनल कमेंट्स के लिए बढ़ते हैं। प्रोफेसर जोशी, जब बात ग्लोबल ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स की हो रही हो तो चाइना के साथ ताजा डेवलपमेंट्स पर आपकी क्या राय है? देखा जाए तो इस बार के इकोनॉमिक सर्वे ने कई प्रोडक्ट्स को लेकर भारत की चीन पर निर्भरता को एक की रिस्क माना है, लेकिन उससे पहले के सर्वे में चाइना से एफडीआई को लेकर एक स्ट्रांग केस भी बनाया गया है ताकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सके। आगे चलते हुए आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? चाइना से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है और चाइना जो है हमारा ही नहीं सारी दुनिया का एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है, बिकॉज चाइना अकाउंट फॉर 14 to 15% ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट। China account for 32% of the world manufacturing. 1/3 of the manufacturing comes from China. और उसके अलावा चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ है आने वाले वक्त के अंदर चाइना विल हैव ए डोमिनेटिंग पोजीशन इन दैट। चाइना के अंदर जैसा कि आपने बताया और अमेरिका को भी काफी चाइना ने इस चीज को अच्छी तरह समझा दिया है कि से 90% ऑफ द प्रोसेसिंग
ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स इन चाइना। सो ऐसे बहुत सारी चीजें कॉम्प्लीमेंट्रिटीज हैं, और भारत के और हर देश का एक दूसरे से कंपटीशन चलता रहता है, और चाइना हमारा नेबर है। ये बात सच है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स ने बहुत सारे देशों को, जो बहुत सारे व्यापारिक समझौते पेंडिंग थे, उनको थोड़ा एक्सपीडिएट करवा दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि चाइना हमारा भी एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है। जहां तक एफडीआई का सवाल है, चाइना का एफडीआई पिछले कुछ वर्षों में थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन हमने भी चाइना प्लस वन की जब स्ट्रेटेजी है, तो हमने भी चाइना के कुछ मैन्युफैक्चरिंग लेने की कोशिश की है। तो वो चीज है, लेकिन चाइना थोड़ा सा एक ये ट्रेड राइवलरी और इकोनॉमिक राइवलरी विल नॉट लाइक इंडिया टू ग्रो इकोनॉमिकली। रिटेल बाजार दुनिया का कौन से सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें भारत नंबर 1 आता है, बोथ इन टर्म्स ऑफ द मार्केट साइज, मार्केट ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी टू पेनिट्रेट इनटू दीज मार्केट्स। मुझे लगता है कि एमएसएमईज इन इंडिया विल लर्न टू आइडेंटिफाई द कॉम्पिटेंसेस विच इंडिया हैज गॉट और दूसरे देशों में नहीं है, और वो मुझे लगता है कि अपना निर्यात और मैन्युफैक्चरिंग करते रहेंगे और सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि भविष्य भारत का है। गोल्डमैन सैक्स की एक लेटेस्ट रिपोर्ट ये कहती है कि 2075 में इंडिया विल ओवरटेक अमेरिकन इकोनॉमी, और ये चीज किसी को नहीं भूलनी चाहिए और अमेरिका को भी नहीं भूलनी चाहिए। चलते हुए अनिल जी, आप एमएसएमईज को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि फिलहाल स्मॉल बिजनेसेस दुविधा में हैं? कि जो यूएस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि अभी तो थोड़ा सा 2-4 महीने देखिए। अगस्त का तो अभी 27 अगस्त का पहला उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया है। ऐसी आशा करनी चाहिए पहले तो कि इसका कोई समाधान निकल आएगा, और ये 25% की ड्यूटी जो है लगभग 25 पर ही टिक जाए, तो फिर हम कम्पीट कर सकते हैं, क्योंकि कंपीटिंग नेशंस हमारे मोर और लेस इसी रेंज में हैं। लेकिन यदि नहीं आता तो भारत सरकार को निश्चित रूप से एमएसएमईज को थोड़ा मदद करना पड़ेगा। देखिए, 2 बातें हैं, एक तो जो यूएस से नुकसान हुआ वो, और दूसरा नई मार्केट्स खोजने में जो कॉस्ट होगी वो। ये दोनों ही कॉस्ट किसी ना किसी तरह से सरकार को बेयर करनी पड़ेगी, और करनी चाहिए भी। यदि हम एम्प्लॉयमेंट जो ऑलरेडी इन एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर्स में है, यदि हम उसको बरकरार रखना चाहते हैं और थोड़ा बढ़ाना भी चाहते हैं। एसएमई एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही, लेकिन ग्लोबल ट्रेड में उठापटक के बीच हम आपके लिए इसके मायनों पर खास सेशंस लाते रहेंगे, ताकि आप अपडेटेड रहें और अनुकूल रणनीति बना सकें। फिलहाल नमस्कार।